Please like, share and subscribe my channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। यहाँ हम लोग 500 MCQ का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं वो है 221। इसका मतलब इसके पहले 220 क्वेश्चंस को हम लोगों ने फुली डिटेल्ड रूप में समझा है। फुली डिटेल का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसे हम एक जगह एक साथ समझते हैं, उससे रिलेटेड बातों को समझते हैं, जिससे सारी चीज़ें आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को नोट करते हैं तो यह आपके लिए एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन से पहले क्विक रिवीजन के रूप में काम आएगा। वन लाइनर के रूप में आपके पास सारी चीज़ें कलेक्ट होती चली जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का MCQ का क्वेश्चन नंबर 221। कहता है कि निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। A मूल्य संबद्धता, B मूल्य योग, C मूल्य तटस्थता, D मूल्य दिशा। यहाँ क्वेश्चन किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से संबंधित है और उनकी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं दी हुई हैं। इनमें से बताना है हमें कि इनमें से कौन सा नहीं है। मूल्य संबद्धता, पहला ऑप्शन है मूल्य संबद्धता। मूल्य संबद्धता क्या होती है? वेबर ने बताया कि जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो हमें समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाना मुश्किल है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन मुश्किल है, इसलिए उन्होंने क्या कहा? प्रत्यक्षवाद को नकार दिया। प्रत्यक्षवाद को वो नकारते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या है? सब्जेक्टिव अध्ययन करना पड़ेगा, कि हम हर चीज़ को ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं देख सकते। समाज क्या है? व्यक्तियों से मिलकर बना है, व्यक्तियों से मिलकर बना है और हर व्यक्ति की अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके आधार पे वो अंतःक्रिया करता है। तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिससे क्या है? अंतःक्रिया करता है। इसलिए उन्होंने इसके लिए सब्जेक्टिव मेथड को भी अपनाने की बात की है, जिसको वो वर्स्टहेन विधि अपनाने की बात करते हैं। और वर्स्टहेन विधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहते हैं कि वर्स्टहेन विधि के माध्यम से जो हमें फैक्ट मिलेंगे, डाटा मिलेंगे, उनका हमें क्या है? ऑब्जेक्टिव रूप में अध्ययन करना है। सब्जेक्टिव रूप से हमें डाटा लेना है और उसकी एनालिसिस जो करनी है, समाज को समझने के लिए, समाज का अध्ययन करने के लिए हमें क्या है? मूल्य तटस्थ होकर अध्ययन करना पड़ेगा। मूल्यहीन होकर या मूल्य तटस्थ होकर अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए उन्होंने कहा कि हमें सब्जेक्टिव मेथड्स को अपनाते हुए ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये कहते हैं कि यहाँ यह व्यक्ति पर जोर देते हैं, अर्थात माइक्रो स्टडी से कहते हैं कि शुरुआत करके माइक्रो स्टडी से शुरुआत करके माइक्रो स्टडी पर पहुँचते हैं। व्यक्ति से शुरुआत करके समाज पर ये जाते हैं। वेबर ऐसा, इनका अध्ययन का आधार यही है। कहते हैं कि जब भी हम किसी भी घटना को लेते हैं, कोई अंतःक्रिया लेते हैं, कोई घटना लेते हैं, जब भी हम कोई घटना लेते हैं तो वो घटना जरूर किसी न किसी क्या है? मूल्य से जुड़ी होती है। मूल्य से जुड़ी होती है। कोई भी हम घटना ले लें तो किससे जुड़ी होती है? किसी न किसी मूल्य से जुड़ी होती है। जैसे कि लिंग हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया, गरीबी हो गई। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये एक एक मूल्य को दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल और समझिए कि हम अध्ययन करते हैं लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो है ये क्या है? मूल्य हो गया कि लैंगिक लिंग और इनइक्वालिटी की जो बात हो रही है वो क्या है? समाज में किसी न किसी मूल्य से संबंध है। तो अर्थात वो कहते हैं कि जब भी हम किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे तो वो किसी न किसी मूल्य से संबद्ध होगा।
तो मूल्य संबद्धता इसे कहते हैं। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो कैसे अध्ययन करना है? समाज शास्त्र में समाज को समझने के लिए हमें मूल्यहीन होकर, मूल्य तटस्थ होकर उसका अध्ययन करना होगा। इसलिए समाजशास्त्र की विधि में मूल्य तटस्थता की बात करते हैं। तो ये भी टर्म वेबर का है। मूल्य दिशा की बात की जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी जब कार्य करता है तो किसी न किसी मूल्य को लेकर साथ चलता है, चाहे उसका कार्य नैतिकता से जुड़ा हो, चाहे उसका कार्य धार्मिक हो या किसी विचारधारा से जुड़ा हो। तो ये सभी क्या है? सभी चीज़ें क्या हैं? एक मूल्य को दर्शाती हैं जो कि उसके कार्य को एक दिशा देती हैं, तो जिसे ये मूल्य दिशा कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति बिना लाभ हानि की चिंता किए भी अपना कार्य करता है, बिना लाभ हानि के चिंता के भी कार्य करता है, जैसे बलिदान दे देना, जैसे राष्ट्र के लिए त्याग करना। तो ये सारी चीज़ें भी समाज में होती हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं। इसके लिए मूल्य क्या है? एक दिशा दिखाता है। तो ये टर्म भी वेबर से संबंधित है। मूल्य योग, यह जो टर्म है यह आपके वेबर ने नहीं दिया है। मूल्य योग शब्द वेबर का नहीं है। तो 221 का आंसर हो गया बी। क्लियरली आप समझ गए होंगे कि वेबर ने मूल्य संबद्धता से क्या मतलब बताया है, मूल्य तटस्थता से क्या मतलब बताया है, मूल्य दिशा का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरह की सही और सटीक जानकारी के लिए मेरी चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। तो यहाँ 221 का आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 222। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का क्या अर्थ है? ए, चीज़ों में सहज, बी, संस्कृति में उपस्थिति, सी, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, डी, कार्य खत्म होने के पहले ही कर्ता द्वारा अर्थ देना। तो ब्लूमर ये क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। इसका सिद्धांत उन्होंने दिया था। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म के माध्यम से ब्लूमर यह बताना चाहते थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई कर्ता है या कोई वस्तु है, वो मूर्त हो सकता है या अमूर्त भी हो सकता है। वो समाज में सोशल इंटरेक्शन करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है। सोशल इंटरेक्शन किसके माध्यम से करता है? सिंबल्स के माध्यम से करता है। तो इसीलिए इन्होंने सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा देते हैं। यह शब्द सबसे पहले ब्लूमर ने दिया था, यह नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। इसके आधार पे उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान ही वो उस क्रिया से अर्थ निकालता है, अर्थात वह अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया अपनाता है, व्याख्यात्मक प्रक्रिया अपनाता है जिसे हम इंटरप्रिटेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पे उसका मीनिंग निकालता है। और यही मीनिंग, किसी भी चीज़ का मीनिंग निकालता है तो जब वह इस अर्थ के आधार पर, जब वो मीनिंग निकालता है उसके आधार पर वो व्यवहार करता है। व्यवहार मतलब कि वो एक्शन करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, कोई टीचर है, टीचर से जब कोई स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट से जब टीचर का एक अंतःक्रिया होगी तो टीचर स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गए? एक शिक्षक हो गए, ज्ञान देने वाला हो गया। वहीं अगर स्टूडेंट्स के गार्जियन से मिलेगा टीचर तो वो कैसा होगा? तो
गार्जियन के लिए वह एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। वहीं अगर सोसाइटी किसी टीचर को देखती है तो वह क्या समझेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मूल्य संप्रेषण है, कोई अच्छी चीज़ें नैतिकता से संबंधित या जो समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक हो उसके रूप में वह एक टीचर को देखेगा। अर्थात व्यक्ति की अंतःक्रिया स्टूडेंट से होती है तो स्टूडेंट के लिए कुछ और अर्थ निकलता है, गार्जियन से अंतःक्रिया होती है तो टीचर के प्रति उसका कुछ और अर्थ निकलता है, और सोसाइटी जब उसे इंटरेक्शन करती है तो उसके लिए कुछ और अर्थ निकलता है। तो इसी के लिए ब्लूमर ने यहाँ आपको व्याख्यात्मक प्रक्रिया की बात की है कि व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति जो अंतःक्रिया करता है उससे अर्थ निकलता है। इसी के आधार पर ब्लूमर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना बनती रहती है, सामाजिक संरचना बनती रहती है, सोशल स्ट्रक्चर इज प्रोसेस। समझ गए? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट्स है जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ भी है कि ब्लूमर से संबंधित ये कोट्स आया है। यहाँ जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं व्याख्यात्मक प्रक्रिया, व्याख्यात्मक प्रक्रिया ऐसा शब्द वेबर भी इस्तेमाल करते हैं व्याख्यात्मक समझ के रूप में। वेबर की यहाँ मैं बात करती हूँ। वेबर ने व्याख्यात्मक समझ की बात की, व्याख्यात्मक समझ की बात की। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्याख्यात्मक प्रक्रिया और व्याख्यात्मक समझ मिलते जुलते वर्ड्स हैं जो कि आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो यहाँ व्याख्यात्मक समझ को समझने के लिए उन्होंने वृष्टिहीन पद्धति की जो बात की थी वेबर, इसे ही व्याख्यात्मक समझ कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि जब भी हम कोई सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, तो क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये उद्देश्य आपके व्यक्ति के निर्भर करता है कि व्यक्ति उसका क्या अर्थ निकालता है। जैसे ये एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, टीचर का मैंने एग्जाम्पल लिया, शिक्षक का एग्जाम्पल लिया, तो टीचर को समाज के कई लोग, कई व्यक्ति किस तरह से क्या अर्थ निकालते हैं जब उनसे अंतःक्रिया होती है तो। लेकिन यही वेबर कहते हैं कि अगर वही टीचर अगर टीचिंग का काम कर रहा है तो उसकी हॉबी भी हो सकती है, उसके पीछे का उसका उद्देश्य, उसके पीछे का उद्देश्य उसका इनकम भी हो सकता है, उसके पीछे का उसकी रेस्पेक्ट भी हो सकता है कि समाज से वो सम्मान पाना चाहता हो, जीवन यापन का एक जरिया बनाना चाहता हो, या उसकी वैसी लाइफ स्टाइल उसे पसंद हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक टीचर की जो वह क्रिया कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, तो उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, इसको समझना व्याख्यात्मक समझ है। समझ गए कि नहीं समझे? सीधे से मैं अब एक लाइन में आपको समझाती हूँ कि वेबर कहते हैं कि किसी भी सामाजिक क्रिया में पहले से जो निहित अर्थ है, सामाजिक क्रिया में पहले से जो निहित अर्थ है, पहले से निहित अर्थ को समझना, अर्थ को समझना क्या है, व्याख्यात्मक समझ है जिस पर फोकस करते हैं वेबर। किसी भी सामाजिक क्रिया के पहले से ही उस क्रिया का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है, उस कर्ता का क्या अपना एक दृष्टिकोण है, उसको समझना व्याख्यात्मक समझ है। और ब्लूमर का व्याख्यात्मक प्रक्रिया में यह अंतर है कि अंतःक्रिया के दौरान, अंतःक्रिया के दौरान व्यक्ति या कर्ता क्या अर्थ निकालता है, क्या अर्थ निकालता है, यह ब्लूमर का व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ब्लूमर जो व्याख्यात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं और वेबर व्याख्यात्मक समझ की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। इस तरह से कॉम्परेटिव स्टडी
आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, बहुत बच्चों को यह समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अपने जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया उसके आधार पर इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का क्या अर्थ है? मूर्त जैसे शब्दों का क्या अर्थ है? चीज़ों में सहज, संस्कृति में उपस्थिति, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, कार्य खत्म होने के पहले ही कर्ता द्वारा अर्थ देना। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो गया? 222 का आंसर हो गया सी, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो 222 का आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 223। 20वीं शताब्दी में क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए। इनमें से किसने यह स्वीकार किया? ए. एंथनी गिडिंग्स, बी. रेमंड आरोन, सी. इरविन जेटलिन, डी. जोनाथन टर्नर। यहाँ पूछ रहा है कि क्लासिकल प्रथा जो थी अध्ययन की, जिसमें हमारे मार्क्स आ गए, दुर्खीम आ गए, वेबर आ गए, डार्फ आ गए, ब्राउन आ गए, आपके जो उस समय बेसिक थिंकर्स थे जब आधुनिक समाज का अध्ययन हो रहा था, तो उस समाजशास्त्री में से कौन एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए? किसने यह कहा कि कोई भी उस समय जो चर्चा हो रही थी, जो वाद विवाद हो रहा था, वह मार्क्स के भूत के साथ हो रहा था? आप नहीं समझ पाए होंगे, ये बात समझाती हूँ। ये कहें कि जब आधुनिक समाज का अध्ययन हो रहा था, जिसमें आपके मोस्का आ गए, परेटो आ गए, गोल्डथॉर्प आ गए, कॉलिंस आ गए, जितने नए नए थिंकर्स, जितने लोग जो क्लासिकल थिंकर्स में ही रहते हैं, और जब समाज का अध्ययन शुरू हुआ तो मुख्य रूप से कोई मार्क्सवादी विचारधारा के साथ था और कोई मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत था। तो ये साथ और विपरीत वाली जो बातें हैं, मार्क्सवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ? वर्ग की बात करना, संघर्ष की बात करना, सत्ता की बात करना, असमानता की बात करना, शोषण का बात करना, ये सारी चीज़ें मार्क्स के बेसिक थीम्स होती थी। मार्क्स के अध्ययन में हमेशा इनका जिक्र होता था। तो जब ये आधुनिक समाज का अध्ययन होने लगा तो या तो कुछ लोग संघर्ष का समर्थन करते थे या कुछ लोग इसके विपरीत अध्ययन करते थे। लेकिन इन दोनों में समानता क्या है कि दोनों ने मार्क्स को नहीं छोड़ा। मार्क्स को या तो कोई उसके साथ में होकर या कोई उसके अगेंस्ट में होकर ही सबने स्टडी को अपने आगे बढ़ाया है, जिसे ये मार्क्स का भूत कहते हैं कि मार्क्स के भूत के साथ इन लोगों ने अध्ययन अपना किया है, या तो साथ में किया या उसके विपरीत किया, लेकिन जो भी किया है मार्क्स के भूत के साथ ही अध्ययन किया है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यह स्टेटमेंट देते हैं आपको रेमंड आरोन। 223 का आंसर हो गया बी। क्लियरली आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ और नोट करिएगा, मार्क्स का भूत किसे कहते हैं? मार्क्स का भूत, एक बार यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मार्क्स का भूत वेबर को कहते हैं, और एक बुर्जुआ मार्क्स किसे कहते हैं? बुर्जुआ मार्क्स परेटो को कहते हैं। युवा मार्क्स लुकाक्स को कहते हैं। तो ये मार्क्स से संबंधित बातें हैं, स्टेटमेंट है। तो यहाँ 223 का आंसर हमारा हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 224, निम्न में से कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की सावयवी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है? ए सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, बी क्षतिपूरक कानून, सी जनसंख्या का कम घनत्व, डी संरचनात्मक विभेदीकरण। यहाँ क्वेश्चन में नहीं बताना है। और क्या क्वेश्चन है? पहले कौन सा तत्व श्रम विभाजन की सावयवी सामाजिक एकता अर्थात सावयवी एकता का हिस्सा नहीं है। सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात कौन करते हैं? दुर्खीम करते हैं। ठीक, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। सावयवी एकता किस समाज की विशेषता है? सावयवी समाज की, सावयवी समाज की विशेषता है। देखिए कैसे लिंक होते जा रहा है, देखिएगा। सावयवी समाज में क्या होता है? सामाजिक चेतना की कमी होती है। और यहाँ क्या होते हैं? सामूहिक चेतना ज़्यादा होती है, या सामाजिक चेतना या सामूहिक चेतना के आधार पर ही यांत्रिक एकता का निर्माण होता है। यहाँ सामूहिक चेतना कमज़ोर होती है, कमी होती है। यहाँ सामूहिक प्रतिनिधान होता है। जनसंख्या ज़्यादा होती है तो इसलिए भौतिक घनत्व ज़्यादा होता है। भौतिक घनत्व ज़्यादा होता है। जब भौतिक घनत्व ज़्यादा होता है तो नैतिक घनत्व भी ज़्यादा होता है। नैतिक घनत्व ज़्यादा होता है। इसकी और विशेषताएं क्या है सावयवी समाज की? कि यहाँ श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण होता है। जहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण होगा तो वहाँ संरचनात्मक विभेदीकरण होगा। प्रतिकारी कानून होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी सावयवी समाज या सावयवी एकता से संबंधित होंगी। सावयवी एकता का मतलब हो गया कि जैसे हमारा एक शरीर है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स अपना अपना एक पॉजिटिव फंक्शन करते हैं, सकारात्मक योगदान देते हैं, जिससे यह शरीर की व्यवस्था बनी रहती है, शरीर सुचारू रूप से चलता है। यही चीज़ सावयवी एकता कहलाती है। इन सब में जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, वो आपका जो एकता यहाँ दिखती है वो सावयवी एकता कहलाती है। उसी चीज़ को दुर्खीम सोसाइटी पे लागू करते हैं और कहते हैं कि समाज भी क्या है? सावयवी एकता की तरह कार्य करता है। जिस तरह से बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से हमारी सोसाइटी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मिल के बहुत सारा कार्य करते हैं और वो एक सोसाइटी को बनाए रखने में अपना पॉजिटिव योगदान देते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा पार्ट नहीं है। सामूहिक चेतना का कम होता दायरा। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ क्या मैंने देखा कि सामूहिक चेतना की कमी होती है। यह हमने यहाँ देखा कि यहाँ सामूहिक चेतना की कमी होती है। तो ये आंसर तो सही है। यहाँ है क्षतिपूरक कानून, जनसंख्या का कम घनत्व। जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम नहीं होता है। क्षतिपूरक कानून होता है, संरचनात्मक विभेदीकरण होता है, जनसंख्या का कम घनत्व यह नहीं होता है। तो आंसर हमारा हो गया सी। क्या कह रहा है कि सावयवी एकता का हिस्सा कौन सा नहीं है? सावयवी एकता के लिए जनसंख्या ज़्यादा होगी तभी तो उनमें श्रम विभाजन होगा। सारे अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उनका एक अलग अलग वर्क होगा और जो अलग अलग वर्क होंगे सारे मिलके एक यूनाइट होकर एक सिस्टम को बनाएंगे। तो ये यूनिटी ही क्या कहलाती है? सावयवी एकता कहलाती है। तो इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम होगा तो यांत्रिक समाज की तरह समाज बनेगा और जनसंख्या अधिक होगी तो सावयवी एकता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस हिसाब से 224 का आंसर हमारा हो जाएगा सी।
से संबंधित वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 225। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं? ए मैलिनोवस्की, बी लेविस्ट्रास, सी मर्टन और डी डार्फ। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सिद्धांत शास्त्री हैं जो समाज को द्विमुखी मानते हैं, अर्थात समाज में क्या है, संघर्ष भी है और सहमति है, यह दोनों चीज़ों को कौन एक्सेप्ट करता है? मैलिनोवस्की की बात की जाए तो यह प्रकारवादी हैं। संरचना की बात नहीं करते हैं, नोटिस करिएगा, मैलिनोवस्की संरचनावादी नहीं है, सिर्फ प्रकारवादी हैं। यह संस्कृतिवादी हैं, संस्कृति की बात करते हैं। व्यक्तिवादी संस्कृति की बात करते हैं या व्यक्तिवादी प्रकार की बात करते हैं? व्यक्तिवादी प्रकारवादी। उद्विकास को उन्होंने नकारा है, उद्विकास को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। लेविस्ट्रास की बात की जाए तो यह संरचनावादी हैं, संरचनावाद का इन्होंने अवधारणा दिया है। भाषाई संरचनावाद की बात करते हैं, भाषाई संरचनावादी हैं। विनिमय का इन्होंने सिद्धांत दिया है, विनिमय के सिद्धांत से मैलिनोवस्की भी संबंधित हैं। नातेदारी संरचना की बात करते हैं, नातेदारी अणु की बात करते हैं। लेविस्ट्रास की बात हो रही है, नातेदारी अणु की बात लेविस्ट्रास करते हैं। मर्टन ये भी प्रकार्यवादी हैं, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा देते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा देते हैं। मध्यवर्ती सिद्धांत देते हैं। प्रकट प्रकार अप्रकट प्रकार की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मर्टन से संबंधित हैं। डार्फ की अब बात करते हैं। यहाँ एक टर्म आया है संघर्ष, तो अगर तीनों को देखा जाए तो ये तीनों संघर्ष से संबंधित नहीं है। लेविस्ट्रास मैलिनोवस्की प्रकार से, लेविस्ट्रास संरचना से और मर्टन संरचना और प्रकार दोनों से संबंधित हैं। लेकिन डार्फ, ये तीनों जो भी सिद्धांत शास्त्री हैं ये संघर्ष से संबंधित इनका अध्ययन नहीं है। डार्फ का अध्ययन संघर्ष से संबंधित है। कहते हैं कि संघर्ष का मूल कारण सत्ता है। वेबर से प्रभावित थे, कहा कि सिर्फ अर्थ के लिए ही समाज में संघर्ष नहीं होता है, सत्ता और शक्ति संघर्ष का मूल कारण है। दबाव समूह की सिद्धांत देते हैं, दबाव समूह की बात करते हैं। डार्फ ने ही संघर्ष और सहमति दोनों की बात की है। इन्होंने कहा कि समाज में चाहे पूंजीवादी समाज हो, चाहे आपका श्रमिक समाज हो, यह कोई निश्चित वर्ग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन हो गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल और डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर, दोनों का क्या है, डिकम्पोजिशन हो गया है, जिसे ये कहते हैं कि संघर्ष का क्या है, संस्थानीकरण हो गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजीली निकाला जा सकता था, लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ समझा है। तो 225 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 226। लेविस्ट्रास और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वो निम्न में से है। ए अनुभाविक वास्तविकता, बी संबंधों का समुच्चय, सी भूमिकाओं की समष्टि,
डी परिस्थितियों का स्वरूप। यहाँ क्वेश्चन में दो टर्म आ रहे हैं, लेवी स्ट्रास और रेडक्लिफ ब्राउन। दोनों ही क्या है, संरचना से संबंधित हैं। लेवी स्ट्रास की पहले हम बात करते हैं। लेवी स्ट्रास कहते हैं कि संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, कथन है लेवी स्ट्रास के द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट में एग्जामिनेशन में आता है। ये लेवी स्ट्रास ने कहा। लेवी स्ट्रास संरचना की जब बात करते हैं तो संरचना की बात भाषाई आधार पर करते हैं। संरचना की बात वो मिथक के रूप में करते हैं। संरचना के अध्ययन के लिए उन्होंने नातेदारी का अध्ययन किया। संरचना के अध्ययन में मस्तिष्क की बात करते हैं। इस आधार पर लेवी स्ट्रास ने संरचना को अमूर्त माना है। समझ गए? कहते हैं कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषा, मिथक मतलब हमारी जो कहानियाँ हैं, नातेदारी हैं, ये सारे अमूर्त चीज़ें हैं और इन्हीं अमूर्त चीज़ों के आधार पर उन्होंने समाज की संरचना की बात की है। तो इसलिए कहते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, अमूर्त है। अब आते हैं हम रेडक्लिफ ब्राउन पर। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है। सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है, जिसे हम देख सकते हैं, हम व्यक्तियों को देख सकते हैं। तो इसलिए यह मूर्त होती है, यह एककालिक होती है। तो सामाजिक संरचना की ये जो बातें हैं कि ये मूर्त मानते हैं और लेवी स्ट्रास अमूर्त मानते हैं। किस आधार पर? वो कहते हैं कि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि इसका वास्तविकता से लेना देना है। तो इस आधार पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 226 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 227। आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार है औसत, वास्तविकता का मूर्त विवरण, अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना, एक समूह के लोगों की विशेषता। तो यहाँ आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी? वेबर ने दी थी। आइडियल टाइप कहा कि जब हमें समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना है तो उसके लिए मूल्य तटस्थ होकर हमें अध्ययन करना होगा, और मूल्य तटस्थ होकर अध्ययन करने के लिए उन्होंने आइडियल टाइप की अवधारणा दी थी, जिसके लिए उन्होंने नौकरशाही को एग्जाम्पल में दिया था। नौकरशाही को कहा कि नौकरशाही की जब भी बात होती है, ब्यूरोक्रेसी की बात होती है, तो कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं जो उसकी विशेषताओं को बताते हैं, और जो औसत होते हैं जिसके अनुसार हम यह किसी भी चीज़ के बारे में एनालाइज कर पाते हैं। जैसे इसकी विशेषता हो गई कि इसका लिखित नियम होते हैं, इसके नगद भुगतान होता है, यह आपके योग्यता पर आधारित होता है। तो एटसेट्रा बहुत सारी इसके पैराडाइम्स हैं, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो आइडियल टाइप का मतलब क्या हो गया? यह एक आदर्श होता है। ठीक है, यह मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब कि दिमाग से इसको बनाया जाता है। औसत होता है, एवरेज होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, विशेषताओं को इसमें रखते हैं। यह मूल्य तटस्थ होता है, हम किसी एक की तरफ झुकाव नहीं होता। यह विशेषताओं को बताता जाता है, किसी को लिए स्पेशली नहीं डिफाइन करता है। तो ये हाइपोथेसिस की तरह वर्क करता है, हाइपोथेसिस की तरह होता है, लेकिन हाइपोथेसिस नहीं होता।
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि आइडियल टाइप 4 ऑप्शन दे देंगे क्या है, जैसे यही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें ये भी क्वेश्चन ये ऑप्शंस ये भी हो सकते थे। तो हाइपोथेसिस की तरह वर्क करता है, लेकिन हाइपोथेसिस नहीं होता है। मतलब कि उपकल्पना मतलब होता है कि किसी भी शोध का काम चलाओ निष्कर्ष। हम एक मोटा मोटी एनालिसिस फाइंडिंग्स निकाल लेते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, लेकिन आइडियल टाइप वो फाइंडिंग्स नहीं निकालता है, वह एक फॉर्मेट है। आइडियल टाइप एज ए फॉर्मेट किसी भी चीज़ को काम करने के लिए क्या है, एक फॉर्मेट है, पैराडाइम है। समझ गए होंगे कि आदर्श प्रारूप क्या है। मतलब कि किसी भी जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई फूल पत्ती कुछ भी बनाते हैं, तो एक सांचा होता है, उस सांचे के ऊपर हम उसको पैरामीटर, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल ले ले आपको थर्मोमीटर के, ठीक है। थर्मोमीटर में स्केल बने होते हैं, ये बहुत सारे स्केल, तो एक मैक्सिमम नंबर भी होता है और एक यहाँ मिनिमम नंबर भी होता है, और व्यक्ति का टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या है, ये जो स्केल है यह आइडियल टाइप है, ये आइडियल टाइप है कि यहाँ से यहाँ तक के एक पैराडाइम है, एक फॉर्मेट है। अब उसमें आप कितना पाते हैं, कितना है, क्या है, किसी चीज़ की क्या विशेषताएं हैं, उसको हम यहाँ लिखते गए। तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें, ये मेजरिंग रड होता है एक तरीके से। तो ये आइडियल टाइप, अब आप समझ गए होंगे कि आइडियल टाइप क्या है। तो यह औसत होता है, बिल्कुल सही है, औसत होता है, वास्तविकता का मूर्त विवरण है, अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना ये नहीं है, अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देख सकते। हमारे पास फिक्स, ये क्या एक मेजरिंग रड है, हमारे पास फिक्स माप है, फॉर्मेट है, पैराडाइम है, जिस पर हम रख कर ये देखेंगे कि ये कितने कितने के बीच में फिट बैठता है। जितने के बीच में ये फिट बैठेगा, जो भी अवधारणा हो गई, जो बातें हो गई, वो उसकी हम डिटेल उसके आधार पर अध्ययन करेंगे। एक समूह के लोगों की विशेषता, तो विशेषता तो है, अगर समूह पे रखें, किसी भी चीज़ पे रखें। मूर्त विवरण है, बिल्कुल सही है कि ये क्या है, हम काउंटेबल है, देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, एक मेजरिंग रड की तरह है, तो इसलिए यहाँ 1, 2 और 4 सही है, किंतु 3 सही नहीं है। तो 227 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228। समूह ए के मदों को समूह बी के लेखकों से मिलाते हुए सही जवाब दें। समूह ए और समूह बी, 2 कॉलम बना हुआ है, यहाँ हमें मैचिंग करना है। ऑप्शन कह रहा है क्रिया की संदर्भ परिधि, आवश्यकताओं का उत्क्रम, मानक शून्यता, युक्ति मूलक, प्रायोगिक। तो क्रिया की संदर्भ परिधि ये किससे संबंधित है, पार्सन से संबंधित है। क्रिया की बात कौन करते हैं, पार्सन्स भी करते हैं, परेटो भी करते हैं, सोरोकिन भी करते हैं, और आपको वेबर भी करते हैं। तो क्रिया की संदर्भ परिधि जो अवधारणा है वो पार्सन्स की है। आवश्यकताओं का उत्क्रम मैलिनोवस्की ने दिया है। आवश्यकताओं के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स की अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने 3 तरह के नीड्स की बात की है, और इन तीनों नीड्स के अंदर भी बहुत सारे नीड्स होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। मुख्य रूप से अगर इनको देखा जाए तो 7 नीड्स की बात करते हैं, जो कि प्राइमरी नीड्स के अंतर्गत आते हैं। मानक शून्यता, आदर्श शून्यता की बात, मानक शून्यता की बात, विचलन की बात कौन करते हैं, मर्टन करते हैं। और युक्ति मूलक प्रायोगिक अर्थात तार्किक क्रिया, समाजशास्त्र को समझने के लिए, समाज को के अध्ययन के लिए युक्ति मूलक प्रायोगिक क्रिया की बात करते हैं। तो अब मिलान कर लेते हैं। ए का 3 यहाँ बी में नहीं है, कट गया, सी में नहीं है, ये भी कट गया, और डी में नहीं है। आंसर तो हमारा पहले ही मिल गया था, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो 228 का आंसर हमारा हो गया ए। पार्सन्स जो
यहाँ क्रिया की संदर्भ परिधि की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक क्रिया के उन्होंने 5 तत्व बताए हैं। वो क्या है? इग्मोस, ईगो, गोल, मोटिवेशन, ओरिएंटेशन और सिचुएशन। ये 5 तत्वों से मिलकर सामाजिक क्रिया बनती है। सामाजिक क्रिया को आगे उन्होंने मूल्यों के साथ जोड़ते हुए पैटर्न वेरिएबल्स की बात की है कि कोई भी क्रिया बिना मूल्यों के नहीं होती है, जिसके लिए उन्होंने पैटर्न वेरिएबल्स की बात की, जिसमें 5 पेयर्स पैटर्न वेरिएबल को रखते हैं, अर्थात 10 पैटर्न वेरिएबल्स की बात करते हैं। कहते हैं कि कोई भी क्रिया अर्थपूर्ण होती है और वह हमारे समाज को मूल्यों मानदंडों के अनुसार क्या है, निर्देशित होती रहती है। इसलिए हर क्रिया की अपनी एक परिधि होती है, जिसे इन्होंने क्रिया की संदर्भ परिधि कहा है। तो यहाँ आंसर तो हम लोगों ने देख लिया, और ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हैं, नोट कर लीजिए, काम आएंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 229। निम्न 2 कथनों में से एक अभिकथन है तथा दूसरा तर्क है। बिल्कुल सही कि एक कथन है और एक तर्क है। कथन कहता है कि गेमिनसॉफ्ट समाज का आधार अंतरंग संबंध है। तर्क देता है कि ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक संबंधों का जाल होता है। तो यहाँ गेमिनसॉफ्ट समाज की बात हो रही है। गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट, ये समाज का वर्गीकरण कौन देते हैं? टॉनिज देते हैं। टॉनिज। गेमिनसॉफ्ट मतलब कि समुदाय भी इसे बोलते हैं, क्वेश्चन के रूप में समुदाय के रूप में भी आता है, और गेसेलसॉफ्ट मतलब समिति भी बोलते हैं। ठीक। गेमिनसॉफ्ट को इन्होंने म हो गया तो मतलब कि समुदाय म, और गेसेलसॉफ्ट मतलब हो गया शहर, समिति की बात होती है। समुदाय में गांव आ जाता है। गांव की जो विशेषताएं होती हैं, छोटे समूह की जो विशेषताएं होती हैं, वो गेमिनसॉफ्ट में मिलती हैं, और गेसेलसॉफ्ट शहर की, नगर की जो विशेषताएं होती हैं, वो गेसेलसॉफ्ट की विशेषताएं हैं। क्लियरली सीधे एक लाइन में ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो गेमिनसॉफ्ट का आधार क्या है? अंतरंग संबंध। बिल्कुल सही है कि गेमिनसॉफ्ट क्या है, हम गांव को ध्यान में रख लिए, उसके आधार पे हम सोच लेंगे कि वहाँ संबंध क्या होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं। तो ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल है। तो यहाँ जहाँ संबंध प्राथमिक होंगे, संबंध व्यक्तिगत होंगे, संबंध आंतरिक होंगे, संबंधों की अवधि अधिक होगी, तो वैसे जगह पे क्या होगा? प्राथमिक समूह का निर्माण होगा। तो यह प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो 229 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 230। समूह ए के मदों को समूह बी के विचारकों से मिलाते हुए सही का चयन करें। समूह ए और समूह बी 2 कॉलम दिए हुए हैं, उसे हमें मैच करना है। एक तरफ है भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज और बहुविध भूमिका, और उससे संबंधित उसकी विशेषताएं या उसका क्लियर डिफिनेशन, एज ए डिफिनेशन वहाँ दिया हुआ है, इसे हमें मैच करना है। भूमिका तनाव क्या है ये देखते हैं। एक व्यक्ति की बहुत सारी परिस्थितियों के साथ भूमिकाओं का सम्मिश्रण। बहुत सारी परिस्थिति हैं तो बहुविध भूमिका होगी, तो डी का हो जाएगा 1। एक व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के मध्य असंगति, संघर्ष, मतलब कि किसी व्यक्ति की एक ही टाइम पे 2 अलग अलग भूमिकाओं का डिमांड होगा तो वहाँ संघर्ष उत्पन्न होगा, तो यह हो जाएगा भूमिका संघर्ष। एक भूमिका में 2 या अधिक क्रियाओं के क्रम में संघर्ष। कोई एक भूमिका है और उसकी 2 अलग अलग तरह की क्रियाएं उससे संबंधित है और उनके बीच संघर्ष होगा, तो यह भूमिका तनाव उत्पन्न करेगा। तो इसका हो जाएगा ए।
एक विशेष सामाजिक परिस्थिति के साथ भूमिका सारणी का होना, मतलब कि एक सामाजिक परिस्थिति है और उसके साथ बहुत सारी भूमिकाएं हैं, तो यह हो जाएगा भूमिका पुंज। आंसर मिलाने से पहले इसके एक्सप्लेनेशन को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। यहाँ 1 नंबर पे कहता है भूमिका तनाव, ठीक है। भूमिका तनाव, भूमिका तनाव कहता है कि व्यक्ति की एक भूमिका है, एक भूमिका है अर्थात रोल है। एज एग्जाम्पल समझिए कि व्यक्ति कोई जज है, उसे न्याय देना है। जब वो न्याय देने की बारी आती है और सामने अपराधी के रूप में उसका बेटा हो, मतलब कि उसका पुत्र अपराधी के रूप में सामने हो और उसे न्याय करना हो, तो यह पिता के रूप में करेगा या जज के रूप में करेगा। उसकी भूमिका निभानी है बस क्या, एक जज की एक ही भूमिका है, लेकिन 2 अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं। तो वह पुत्र मोह देखे या अपराधी के प्रति जो दंड निर्धारित है वो करे। तो ये जो तनाव उसे उत्पन्न होगा अपनी भूमिका को करने में, इसे ही भूमिका तनाव कहेंगे। क्लियर हो गए होंगे। दूसरा कह रहा है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष, इसमें कहता है कि जैसे कोई लेडी है और इसी टाइम पे वो क्या है, किसी जॉब में है, टीचर है, और उसी टाइम पे उसके कोई बच्चा उसका बीमार है, तो वो बच्चे की देखभाल करे या वो अपने ऑन टाइम स्कूल जाए। तो इस 2 तरह के रोल में उसे क्या है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यह भूमिका संघर्ष कहलाएगा। 2 तरह के रोल के बीच संघर्ष है, तो यह भूमिका संघर्ष कहलाएगा। भूमिका पुंज, मर्टन की यह अवधारणा है। भूमिका पुंज में कहते हैं कि व्यक्ति की एक समय में, मतलब वन टाइम में किसी एक परिस्थिति से संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, तो वह भूमिका पुंज कहलाती हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो वह नर्स से भी इंटरैक्शन कर रहा है, नर्स और डॉक्टर के बीच की जो भूमिका है उसे निभा रहा है। वह वार्ड बॉय से अलग डील कर रहा है, कोई एमआर आता है उससे मिलने, उससे अलग डील कर रहा है, पेशेंट से अलग डील कर रहा है। तो ये सारी है वो एक डॉक्टर ही, लेकिन उसके रोल, हर व्यक्ति के प्रति उसका अलग अलग रोल है। तो एक परिस्थिति से संबंधित बहुत सारी भूमिकाओं के पुंज को हम भूमिका पुंज कहते हैं, जिसे मर्टन ने दिया। अब नेक्स्ट आता है बहुविध भूमिका। बहुविध भूमिका, मल्टीपल रोल, इसकी अवधारणा लिंटन देते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज में उसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे वो घर में पिता है, पति है, तो बाहर किसी का क्लब का मेंबर है, वो किसी मान लीजिए व्यापार संघ का अध्यक्ष है। तो इस तरह से उसकी समाज में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और इन सभी परिस्थितियों से संबंधित उसकी रोल भी होते हैं। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ और इससे संबंधित बहुत सारे रोल बहुविध भूमिका कहलाती है। अब आंसर मिला लेते हैं। ए का 3, तो यहाँ ए कट गया, बी कट गया, सी में 3 है और डी में 3 है, बी का 2, बी में 4, ये कट गया। हमारा आंसर हमारा हो गया डी, बी का डी, सी का 4 और डी का 1। तो 230 का आंसर हमारा हो गया डी। क्वेश्चन 231, समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी इमाइल दुर्खीम, डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है यह बताना है। तो यहाँ सामाजिक संरचना की सर्वप्रथम अवधारणा स्पेंसर देते हैं। सामाजिक संरचना की बात सर्वप्रथम कौन करते हैं? स्पेंसर करते हैं। संरचना के साथ साथ उन्होंने प्रकार्य की भी बात भी सबसे पहले की थी। प्रकार्य के बाद से सामाजिक संस्था की बात भी सर्वप्रथम स्पेंसर ने ही कही थी। सामाजिक संस्था की बात करते हैं। स्पेंसर उद्विकासवादी सिद्धांत देते हैं। उद्विकासवादी
विकासवादी सिद्धांत देते हैं, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर समाज का सावयवी सिद्धांत देते हैं, सावयवी सिद्धांत देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर सोशल सिलेक्शन की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर मुक्त बाजार के समर्थक थे, मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। मार्क्स संघर्ष से संबंधित है, संघर्षवादी हैं। वेबर समाज को समझने के लिए माइक्रो स्टडी की शुरुआत इन्होंने की थी। इमाइल दुर्खीम प्रकारवाद को स्थापित करते हैं। कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रकारवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अधिकतर पीजीटी का है, ज़्यादा आता है और इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर पूछे कि सामाजिक संरचना को स्थापित किसने किया या सर्वप्रथम किसने दिया, ऑप्शन में स्पेंसर नहीं है तो आप दुर्खीम 100% दुर्खीम को ही लगाएंगे, और स्पेंसर अगर हैं तो प्रकार की बात स्पेंसर भी करते हैं। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 231 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 232, संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सोलॉजी नाम दिया? ए राधा कमल मुखर्जी, बी जी.एस. घुरिये, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी डी.पी. मुखर्जी। यहाँ हो जाएंगे घुरिये। तो राधा कमल मुखर्जी ये क्या है? भारत विद्या उपागम को अपनाने वाले भारतीय विद्याशास्त्री। जी.एस. घुरिये ये भी भारतीय विद्याशास्त्री ही हैं। एम.एन. श्रीनिवास संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी। डी.पी. मुखर्जी मार्क्सवादी हैं। लगभग आप क्वेश्चन के पास पहुंच गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमें समझना है। कहते हैं कि संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए मार्क्सोलॉजी दृष्टिकोण का नाम दिया। तो कहा कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब परंपरा है, और परंपरा के साथ समाज में, भारतीय समाज में आधुनिकता आ रही है। तो ये परंपरा और आधुनिकता का जो मुठभेड़ है, जो द्वंद्व है, इसका इन्होंने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। इस दोनों के बीच में जो द्वंद्व है इसकी ये बात करते हैं। डी.पी. मुखर्जी की बात करें तो मार्क्सोलॉजी क्या टर्म इन्होंने किसने दिया? तो ये एक आपका पॉइंट हो गया, मार्क्सोलॉजी। उन्होंने कहा कि मैं मार्क्सवादी नहीं, मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करूँगा। ये मार्क्सवादी थे लेकिन अपने आप को क्या कहलाना चाहते थे? मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। डी.पी. मुखर्जी ही हैं जो संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। डी.पी. मुखर्जी ने परंपरा की 3 प्रकार बताए हैं: प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा, तृतीयक परंपरा। 3 तरह की परंपराओं की बात डी.पी. मुखर्जी कहते हैं। इनका मानना है कि भारत की जो आधुनिकता है, भारत की आधुनिकता भारत के परंपरा में होनी चाहिए, भारत के परंपरा में निहित होनी चाहिए या स्थित होनी चाहिए, स्थित होनी
चाहिए। डीपी मुखर्जी ही हैं जिन्होंने नवीन मध्यम वर्ग की अवधारणा दी थी। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का इन्होंने अध्ययन किया था। भूमिका का अध्ययन किया। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन डीपी मुखर्जी करते हैं। डीपी मुखर्जी ने ही कहा था कि भारत में जो आधुनिकता है, वो भारत की जो परंपराएं हैं वो आधुनिकता को नकारती नहीं है बल्कि उसे सहयोग करती हैं। तो हमारी जो परंपरा है वो आधुनिकता को ले लेती है, लेकिन हमारी परंपराएं वैसी ही बनी रहती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डीपी मुखर्जी से संबंधित थे। तो यहाँ थी 232 का आंसर हमारा हो गया डी। समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसे इन्होंने अपने अध्ययन को मार्क्सोलॉजी क्यों कहा था। 232 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233। निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता के बहुत निकट से संबंधित है? ए सामाजिक स्तरण, बी सामाजिक विभेदीकरण, सी सामाजिक गत्यात्मक, सी सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो सामाजिक नियंत्रण की सर्वप्रथम रास करते हैं सोशल कंट्रोल। इनकी एक बुक है जो 1901 में आती है। सोशल कंट्रोल। जितनी हमारे मानदंड हैं, मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, कानून हैं, किसी भी संस्था के कुछ अपने नियम हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें समाज में कैसे चलना है, कैसे रहना है, यह हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करती हैं। हमें एक समाज के अनुरूप समाज में रहने के लायक बनाती हैं, सामाजिकृत करती हैं। तो ये हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नियंत्रण करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम सामाजिक नियंत्रण पे अध्ययन करते हैं। सामाजिक गत्यात्मक मतलब कि समाज में जो गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा कौन देते हैं? सोरोकिन देते हैं। सोरोकिन। सोशल मोबिलिटी इनकी बुक है, सोशल मोबिलिटी। एक और चीज़ गौर करिएगा, ऑप्शन में लिख लीजिए, किंसले डेविस की भी बुक आती है सोशल मोबिलिटी। यह भी इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको सोरोकिन ना रहे ऑप्शन में और किंसले डेविस रहे तो आप किंसले डेविस को ही टिक करेंगे, जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं वहाँ क्लियर करूँगी। सीधे समझ गए सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है। व्यक्ति की जब परिस्थिति या पद में कोई परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक विभेदीकरण, समाज में बहुत सारे तथ्य हैं, चीज़ें हैं, उनका अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होना सामाजिक विभेदीकरण है। जैसे कि लिंग हो गई। लिंग में क्या है? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मेल है, फीमेल है। तो ये लिंग है। ये मेल एक अलग पर्सनालिटी है, फीमेल एक अलग पर्सनालिटी है। अगर इनके बीच कंपेयर करके, इनके बीच अगर हम कंपेयर कर दें और उच्चता निम्नता का भाव आ जाए, उच्चता निम्नता का भाव जुड़ जाए, इससे असमानता की बातें जुड़ जाएं, तो ये क्या हो जाएंगी? यह सामाजिक स्तरीकरण हो जाएंगे। सामाजिक स्तरीकरण हो जाएंगे। जब तक इसके दोनों स्वतंत्र हैं, नेचुरल है, कोई इसमें व्यक्ति का अपने समाज का कोई मूल्य नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो सामाजिक विभेदीकरण है। और जैसे ही इसमें कोई मूल्य जुड़ जाता है, सामाजिक उच्चता निम्नता की भावना जुड़ जाती है, तो यह सामाजिक स्तरीकरण में चेंज हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संस्तरण, ये दोनों दो टर्म्स आ गए। उच्चता निम्नता की भावना यहाँ भी है और सामाजिक संस्तरण में भी है। सामाजिक संस्तरण मतलब हायरार्की। उच्चता निम्नता की भावना जैसे वर्ग हो गए, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, यह स्तरीकरण हो गया। लेकिन अगर इनमें रैंकिंग की बात आ जाए कि कौन फर्स्ट नंबर पे रहेगा, कौन सेकंड नंबर है, कौन थर्ड नंबर है, ये एकदम डिफाइंड जो पोजीशन मिल जाएगी, रैंकिंग हो जाएगी, तो यह हो जाता है संस्तरण, हायरार्की।
ठीक है। संस्तरण की अवधारणा कौन देते हैं? हमारे भारतीय समाज में सामाजिक संस्तरण का सिद्धांत लुई डूमा देते हैं। तो लुई डूमा होमो हायरार्किस नामक बुक लिखते हैं और सामाजिक संस्तरण की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ 233 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 234, समाज के विकास में निम्न चरणों का समावेश है: पूंजीवाद, जनजातीय, पुरातन, सामंतशाही। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रमिक कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजों का अनुक्रम है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का सही क्रम क्या है, यह हमें बताना है। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो उन्होंने समाज के क्रम में बताया था कि आ ए प्र शा पू, आए प्रशापु। आ से हो गया आपको आदिम समाज, ए से हो गया आपको एशियाई समाज, प्र से हो गया आपको प्राचीन समाज, सा से हो गया सामंतवादी समाज, और पू से हो गया पूंजीवादी समाज। ये 5 प्रकार के समाज की बात कार्ल मार्क्स ने की है। किसके आधार पे? कहा कि जब जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तब तब उत्पादन संबंध भी परिवर्तित होते हैं। उत्पादन संबंध बदलता है और उत्पादन संबंध बदलता है तब समाज भी बदलता है और इससे समाज में परिवर्तन आता है। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आंसर इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में आता है पूंजीवाद। पूंजीवादी समाज सबसे लास्ट में है, तो 1 नंबर जहाँ सबसे बाद में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अर्थात बी निकल गया हमारा और डी निकल गया। दूसरा कहता है पूंजीवाद के बाद सामंतवाद आता है, इसके बाद 4 नंबर, सामंतवाद 4 नंबर पे है, 1 के बाद 4 यहाँ है, 1 के बाद 4 यहाँ नहीं है, तो आंसर हमारा ये कट गया। आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। देखिए एक फॉर्मूले से आपने कितने इजीली इसको हल कर लिया। तो इसी तरह से जब भी हम पढ़ते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी जानकारियों को हम छोटी छोटी सूत्रों में पिरो कर पढ़ते हैं, जिससे हमें सटीक जानकारी मिल जाती है, समय की बचत होती है, याद करने में सरलता होती है, बहुत सारी इससे बेनिफिट होते हैं। तो आंसर तो हमारा यहाँ 234 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, समूह ए के मदों को समूह बी के विचारकों से मिलाते हुए सही का चयन करें। एक तरफ समूह ए है, दूसरी तरफ समूह बी है, और दोनों हमें क्या करने हैं? मैचिंग करना है। गेमेनसाफ्ट गेसेलसाफ्ट किसकी अवधारणा है? टॉनिज की अवधारणा है, ये हमें मालूम है। ए का 2 यहाँ है और ए का 2 यहाँ है, तो बी भी कट गया। सामूहिक चेतना किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम की अवधारणा है। युक्तिमूलक क्रिया वेबर की है, तार्किक क्रिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद फ्रेडरिक एंजल्स की। मार्क्स की अवधारणा है, लेकिन एंजल्स ने इसे बताया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? ए का 2, बी का 1, ये नहीं है, ए कट गया, तो आंसर हमारा हो गया सी। दुर्खीम, वेबर इत्यादि से संबंधित वीडियो बने हुए हैं, वहाँ जाएंगे, आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ 235 क्वेश्चंस का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 236, यह भी एक मैचिंग है। इसमें कह रहा है कि समूह ए के मदों को समूह बी के विचारकों से मिलाते हुए चयन करना है। यहाँ कुछ ये अवधारणाएं दी हुई हैं, उससे संबंधित हमें थिंकर से मैच कराना है। भूमिका पुंज, सामाजिक तथ्य, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया। बहुत ही ईजी है। भूमिका पुंज की अवधारणा कौन देते हैं? मार्टन देते हैं। ए का 3 मिलाते हैं, ए का
3 तो बस सी में है, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर तो पहले ही मिल गया, लेकिन और चीज़ें भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 3 सामाजिक तथ्य, दुर्खीम सोशल फैक्ट, सामाजिक व्यवस्था पार्सन्स सोशल सिस्टम, इससे संबंधित इनकी बुक भी है। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर। तो आंसर हमारा 3, 2, 4, 1 आंसर तो मैच हो गया हमारा। 236 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 237, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ए इरावती कर्वे, बी एस.सी. दुबे, सी डी.एन. मजुमदार और डी के.एन. कापड़िया। भारतीय परिवार इंडियन फैमिली पर वर्क किसने किया है? के.एम. कापड़िया ने किया है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। बहुत बार एग्जामिनेशन में मैचिंग के रूप में आ सकता है, ऐसे भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है कास्ट इन ट्रांजिशन, कास्ट इन ट्रांजिशन। एक ये भी क्वेश्चन इनका आया हुआ है हिंदू किनशिप, हिंदू किनशिप। ध्यान दीजिएगा, किनशिप का अध्ययन इरावती कर्वे करती हैं। हिंदू किनशिप जो बुक है वो कापड़िया की है, लेकिन नातीदारी का विस्तृत अध्ययन इरावती कर्वे करती हैं। और इनकी बुक है हिंदू फैमिली, हिंदू फैमिली। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। किनशिप का अध्ययन इरावती कर्वे करते हैं, लेकिन बुक कापड़िया की है। कापड़िया की बात की जाए तो ये गुजरात के नौसारी गांव का अध्ययन करते हैं, नौसारी गांव का अध्ययन करते हैं। इनकी बात की जाए तो इन्होंने जॉइंट फैमिली के लिए पीढ़ियों की गहराई के रूप में परिभाषित किया है, पीढ़ियों की गहराई के आधार पे जॉइंट परिवार को परिभाषित किया है, उसका वर्णन किया है। इन्होंने ही कहा कि जॉइंट परिवार का आधार क्या होता है? सामूहिक संपत्ति होती है, सामूहिक संपत्ति होती है। लेकिन वहीं आपके आईपी देसाई आते हैं, जिन्होंने यह कहा था कि संयुक्त संपत्ति का आधार संयुक्त परिवार का आधार संयुक्त संपत्ति नहीं होती है। संयुक्त संपत्ति को संयुक्त नहीं, यहाँ कहेंगे सामूहिक संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति को संयुक्त परिवार का आधार नहीं माना था। इन्होंने कहा कि जो लोग दूसरी जगह भी रहते हैं, जिनके चूल्हे भी अलग अलग हैं, जैसे एक ही परिवार के लोग, कोई भाई किसी दूसरे शहर में काम करता है, उसका अलग भोजन बनता है, लेकिन फिर भी वह क्या है, उस परिवार का सदस्य अपने आप को मानता है। सभी भाइयों में बंटवारे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी भाई एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने को संयुक्त परिवार का सदस्य मानते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि आईपी देसाई की सामूहिक संपत्ति संयुक्त परिवार का आधार नहीं है, और के.एम. कापड़िया इसे संयुक्त परिवार का आधार मानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे ये कहते हैं, के.एम. कापड़िया की बात की जाए तो ये कहते हैं कि धर्म में, हिंदू धर्म में, विशेषकर हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है। विवाह क्या है? संस्कार है, धार्मिक कृत्य है। इसके लिए इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए थे। हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य हैं। कौन से हैं 3 उद्देश्य? नोट करिएगा, DPR, एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, DPR। धर्म, प्रजा, रति।
धर्म प्रजारति, ये सीक्वेंस है कि हिंदू धर्म में सबसे पहले विवाह का मुख्य आधार धर्म होता है। ठीक है, धर्म के लिए विवाह किया जाता है, तब अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए विवाह होती है, तब आपके यौन सुख के लिए विवाह का लास्ट उद्देश्य रति है। इस तरह से किम कापाडिया भारतीय परिवार पर अपने कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 237 का आंसर हो गया डी। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ 237 का आंसर हम लोगों ने देखा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 238, निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है, अर्थात कौन सा मैच सही नहीं है। टी पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान, बी मेलेनोवस्की उद्विकाशीयता, सी एम एन श्रीनिवास प्रबल जाति, डी आर के मॉर्टन मध्यम रेंज सिद्धांत। तो मॉर्टन की बात की जाए तो मिडिल रेंज थ्योरी देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कहते हैं कि माइक्रो और माइक्रो इन दोनों स्टडी के बीच में एक ऐसे भी सिद्धांत होने चाहिए जो मिडिल में हो, जो माइक्रो का भी काम करे और माइक्रो का भी काम करे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में संदर्भ समूह को रखा था, संदर्भ समूह का सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें मिडिल रेंज थ्योरी के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा आते हैं एम एन श्रीनिवास प्रबल जाति, ये भी इनकी अवधारणा है। प्रभु जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की है, प्रबल जाति को ही प्रभु जाति कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 3 आधार बताए थे। पेन, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, इकोनॉमिकल पावर होनी चाहिए, व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। तीसरा, नंबर्स में पावर अधिक होनी चाहिए, मतलब नंबर्स पावर होनी चाहिए, लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये 3 प्रमुख लक्षण हैं। एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पे एम एन श्रीनिवास ने कहा प्रभु जाति की बात की थी। मेलेनोवस की उद्विकासीयता को नकारते हैं, कहते हैं कि उद्विकास का सिद्धांत को वो स्वीकार नहीं करते हैं। पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान पैटर्न वेरिएबल्स की बात करते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति समाज में कोई भी जब क्रिया करता है तो उसे किन्हीं मूल्यों के साथ में वो क्रिया करता है। इन मूल्यों के 5 पेयर अर्थात 10 सेट को उन्होंने बताया था, जिसे हम पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ निकल गया बी कि मेलेनोवस की उद्विकास को नकारते हैं, ब्राउन जबकि उद्विकास को स्वीकार करते हैं। तो 238 का आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 239, निम्न में से किसने लघु प्रथा तथा महान प्रथा की अवधारणा को दिया था। ए मैकिमिलियट, बी मिल्टन सिंगर, सी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी लुइडोमा। लुइडोमा हमारे जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जाति व्यवस्था का संरचनात्मक अध्ययन करते हैं, संरचनात्मक अध्ययन करते हैं। जाति व्यवस्था का संस्तरणात्मक अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि जाति व्यवस्था मुख्य रूप से सूचिता एवं प्रदूषण पर आधारित है, सूचिता एवं प्रदूषण पर आधारित है। होमो हायरार्किस इनकी बहुत ही फेमस बुक है और इन्होंने जाति के 4 लक्षणों को भी बताया है। ड्यूमा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी मैं डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग। रेडफील्ड की बात की जाए तो इन्होंने लघु समुदाय की बात की, लघु परंपरा की बात करते हैं, लघु समुदाय के उन्होंने 4 लक्षण बताए थे, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता।
तो ये 4 लक्षण उन्होंने लघु समुदाय के बताए थे। लिटिल कम्युनिटी इनकी बहुत ही फेमस रचना है, बुक है। तो लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात कौन करेंगे? रेडफील्ड करेंगे। तो लघु प्रथा महान प्रथा आ गई, तो यह हो गया 239 का आंसर सी। मैकीमेरियट स्थानीयकरण सार्वभौमिकीकरण की बात करते हैं। स्थानीयकरण सार्वभौमिकीकरण, तो इस तरह से यहाँ 239 का आंसर हमारा हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 240। निम्नलिखित विचारों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कौन सा विचार संस्कृतिकरण को संकेत करता है। संस्कृतिकरण को कौन सा विचार क्लियर बताता है कि यही संस्कृतिकरण की मेन अवधारणा का मूल उद्देश्य यही है। ए है ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना, बी ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना, सी नए कर्मकांड एवं प्रथाओं का अनुकूलन करना, डी समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना। सिर्फ दावा करने से, दावा करना संस्कृतिकरण अर्थात कि संस्कृति और करण, इसमें 2 वर्ड हैं। संस्कृति मतलब कल्चर और करण मतलब होता है सीखना या अपनाना। तो किसी दूसरे के कल्चर को जब हम सीखेंगे, अपनाएंगे, तो संस्कृतिकरण हो गई। यही टर्म आ जाता है पर संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण करण। तो यहाँ पर मतलब हो गया दूसरा, और दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना, ठीक है। लेकिन जो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, तो एक विशेष परिस्थिति के अनुसार दी थी। कहा था कि ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना। जब निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, उसे ही इन्होंने संस्कृतिकरण कहा है। तो आंसर हो गया बी। नए कर्मकांड एवं प्रथाओं का अनुकूलन करना, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता, समस्तरीय कैसे हो सकती है जब यहाँ नीची जातियाँ हो गई और यहाँ ऊंची जातियाँ हो गई। अब ये इनके कल्चर को हम क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तो समस्तरीय कैसे हुई। ये विषम स्तरीय, ये दूसरे स्तर के लोग हैं, ये दूसरे स्तर के लोग हैं, तो ऐसे भी इसका ये आंसर गलत हो जाता है। संस्कृतिकरण 2 तरफा प्रक्रिया है, ये भी पूछता है। विषम स्तरीय है, विषम स्तरीय प्रक्रिया है, विषम स्तरीय प्रक्रिया है। यह ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया है, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृतिकरण की ये विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि इससे भी संबंधित ये ऊर्ध्वमुखी और संस्कृतिकरण, ये 2 टर्म्स हमेशा ही एग्जामिनेशन में पूछता है। और देख ही रहे हैं कि कैसे पूछ रहा है। तो 240 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। एक चीज़ और कि इसमें संस्कृतिकरण की मूल बात किसने ये अवधारणा दी थी, एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। आप सभी जानते होंगे, समझ गए होंगे संस्कृतिकरण क्या है। 240 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 241। वेबर की वष्टहीन विधि का क्या उद्देश्य है। ए व्यक्ति के कृत्यों को स्पष्ट करना, बी कृत्यों के कारणों को पहचानना, सी कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, डी कृत्यों के जरिए संबंधों की कार्यकारण समझ विकसित करना। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते, यह अच्छी बात नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मुझे भी हौसला बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, या कोई कहाँ आपको परेशानी आ रही है, या आपकी स्टडी कहाँ तक पहुँची है, ये चीज़ मुझे क्लियर होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग देंगे।
तो आई थिंक ये जो आज का MCQ का सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही काम आया होगा। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।